इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। इसका जो बूट स्पेस है वो कितना यूजफुल रहा है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, एक इसके सस्पेंशंस की बात करते हैं। एक चीज जरूर मैंने महसूस की, वो अभी करंटली आपको इसका माइलेज कितना मिल रहा है, तीनों सर्विसेज में कितनी कितनी कॉस्टिंग आई आपको। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से होंगे। कुछ टाइम पहले हमने इसी गाड़ी का रिव्यू किया था, जब मेरे कजिन ब्रदर इसको नई गाड़ी निकाल के लाए थे शोरूम से। आज इसको 1 साल हो चुका है और ऑलमोस्ट 20,000 से भी ज़्यादा ये लोग चला चुके हैं। 24,000 के अप्रॉक्स आई थिंक चला चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। वेलकम बैक। थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को। और आपका जो लास्ट टाइम का रिव्यू था इस गाड़ी को लेके, जब आपने गाड़ी निकाली थी शोरूम से, तो बहुत लोगों ने पसंद किया है वो रिव्यू, और बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि इन सर से हमें इसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो इसीलिए हम लोग दोबारा लेके आ चुके हैं ऑन स्पेशल डिमांड भैया को वापस अपने चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये 24,000 के अप्रॉक्स चल चुकी है गाड़ी। 1 साल के अंदर काफ़ी रन है भैया का। 1 साल के अंदर 24,000 बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो काफ़ी अच्छे से चला चुके हैं, प्रोज एंड कॉन्स सारे समझ चुके हैं गाड़ी के। तो एक एक करके भैया से पूछेंगे कि क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस गाड़ी को लेने के अंदर। खैर ये मॉडल तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, 3XO कर दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब भी सिमिलर हैं। महिंद्रा ने बहुत सारी चीज़ें अब भी सिमिलर रखी हैं। तो एक बार आपको भी आइडिया मिल जाएगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं महिंद्रा की कोई गाड़ी लेने का, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो शुरू करते हैं भैया से। एक तो मेरे को ये बताइए कि कलर चॉइस आपने जो ये ली थी, सिल्वर तो हमेशा एक एग्जीक्यूटिव कलर्स में ही आता है। हाँ, और ओवरऑल गाड़ी जब क्लीन है और अच्छे से आप चला रहे हैं, डस्ट का नहीं महसूस होता। कई बार ऐसा होता है आप क्लीन नहीं कर पाए हैं हाँ, गाड़ी को, तो उस कंडीशन में भी डस्ट अलग से विजिबल नहीं होती। ये सिल्वर कलर का बहुत मतलब एडवांटेज है ये एक तरीके से। ओके। तो ओवरऑल मुझे तो मतलब आपको पता ही है कि जब से मैंने शेवरले को दिया है, उसके बाद से मेरे पास इससे पहले भी महिंद्रा की गाड़ी थी, KUV थी, और उसके बाद अब ये XUV है। तो ओवरऑल मुझे तो महिंद्रा से मतलब एक तरीके से जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जो इन्होंने चीज़ें की हैं, जो इंडियन सड़कों को ये समझते हैं, मतलब मुझे तो पसंद है। और पसंद के साथ साथ पिछली गाड़ी भी मैंने 7 साल रखी और अब इसे भी 1 साल हो गया है। तो ओवरऑल ये इंडियन रोड्स के लिए बहुत कंपेटेबल है। मतलब महिंद्रा में जो इनका वैल्यू फॉर मनी है, कंपेटेबल फॉर इंडियन रोड्स है, और टेक्नोलॉजी वाइज भी साउंड है। ओके। टेक्नोलॉजी वाइज भी साउंड है। कहीं कोई ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई मतलब कोई बाहर का जो ये मल्टीनेशनल्स कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हैं, या जो बाहर की कंपनी है जो यहाँ पे इंडिया में है, उन गाड़ियों को रखना चाहिए था, या इंडियन कार है तो इसकी टेक्नोलॉजी में कहीं इशू है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। इसका जो बूट स्पेस है वो कितना यूज़फुल रहा है, क्योंकि इन गाड़ियों का बूट स्पेस मतलब काफ़ी अच्छा है, लेकिन एज़ कंपेयर टू अदर कार्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो सीट्स, जो अंदर की सीट्स हैं, जो रियर सीट्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छा लेग रूम दिया हुआ है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आई थिंक बूट स्पेस भी कम मिलता होगा। अब जो है क्या, ये सब 4 मीटर्स में है। हाँ, तो सब 4 मीटर होने की वजह से डायमेंशन तो सेम रहेगी। इसमें 2600 का व्हील बेस आता है, तो हाँ, उसका क्या है कि ये SUV प्लस क्रॉस ओवर सेगमेंट में है, तो गाड़ी के अंदर बॉडी रोल बहुत कम है। लेकिन जैसे सभी लोगों का कहना है कि बूट स्पेस कम है, मैंने जिन गाड़ियों में बूट स्पेस ज़्यादा दिया है, मैं अब इसके कंपटीटर्स का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उसमें मुझे वो कंफर्ट नहीं मिला पिछली सीट में। रियर सीट में जो है वो एक बहुत स्ट्रेट लाइन हो जाती है वो, हाँ, बैठने में ना, वो चीज़ इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि बहुत कंफर्ट है, बैक सीट में लेग रूम बहुत अच्छा है। और अगर हम इसके पर्टिकुलरली उसकी बात करें, ये अपना जो बूट स्पेस है, हाँ, तो बूट स्पेस में जहाँ तक है, ऐसा कहीं मुझे तो परेशानी लगी नहीं, क्योंकि ओवरऑल आप जब ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, 1-2 बार गए ट्रिप पे, तो उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। दूसरा क्या है कि जब ये इन्होंने रखा था, इसमें इन्होंने क्या किया है, जो स्पेयर व्हील है वो एक अलग सेगमेंट का स्टपनी व्हील दिया है। तो उसकी वजह से नीचे मतलब इन्होंने इस तरीके से कुछ बनाया है, जो उसका पीछे जो उसके ऊपर कवर रहता है, कवर रहता है, उसमें 2 ग्रूव्स दिए थे। हाँ, तो एक नीचे है, एक ऊपर है। तो नीचे वाले ग्रूव्स पे अगर आप रखते हैं इसको, और तो अच्छा खासा बूट स्पेस इंक्रीज हो जाता है। ओके। इनफैक्ट देखिए अब वो
फ्यूचरिस्टिक लग रही है गाड़ी, हम्म। बट डिजाइन वाइज मुझको ये ज्यादा पसंद थी। जैसे अगर मैं बात करूं, क्रेटा जो सबसे शुरू में आई थी, करेक्ट करेक्ट वो ज्यादा अच्छी लगती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये क्या है, ये क्रॉसओवर्स है, बहुत एक कूल सा लुक है। हम्म। और जो अब जो कार्स हैं वो सारी फ्यूचरिस्टिक स्टाइल लगती हैं और टॉय ज्यादा है, मतलब वो सारे सेगमेंट वो टॉय स्टाइल में लगने स्टाइल लगे। में ज्यादा लगते हैं। तो उतना अब अपनी सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, Correct. बट मुझको तो ये डिजाइन ज्यादा पसंद है। इसकी स्टपनी व्हील जिसे हम कहते हैं वो यूज की है आपने अभी तक? देखिए अभी तो जैसे मेरा क्या है, मैंने इसमें एक तो नाइट्रोजन डलाया हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया है है ना, मैंने शुरू से फ्रॉम द डे फर्स्ट में नाइट्रोजन ही रखता हूँ गाड़ी में। तो। दूसरा, अब इनमें सब में ट्यूबलेस है सब, करेक्ट। तो ऐसा कुछ है भी नहीं, और अभी तक ऐसा कोई पंचर भी नहीं हुआ। ठीक तो ठीक। जब कोई जरूरत ही नहीं पड़ी तो कहीं कुछ है ही नहीं। नाइट्रोजन के साथ बहुत सारे बेनिफिट तो हैं ही हैं, ओके। तो अभी तक तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 24,000 आपने जो चला ली है गाड़ी, उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपका काम विलेजेस में भी रहा है, रूरल एरियाज मेरा तो जिन्हें rural कहते में हैं, ज़्यादा अर्बन में भी रहता है, हाँ। तो उसके बारे पे आप थोड़ा सा बताइए हमको। ग्राउंड क्लियरेंस क्या आपको सफिशिएंट लगा इसका? ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो इनकी जो मैकेनिक्स होती है, शायद ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ वो मैकेनिक्स भी वर्क करती है कि शॉकर को किस तरीके से अलाइन किया है। करेक्ट। है ना, व्हील साइज क्या है। तो अगर उन सबको एक, बहुत ज़्यादा तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर उस सबको आप एक जगह अलाइन करें तो कार में कहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। मुझे ऑफ रोड भी जाना पड़ता, जब हम रूरल में जाते हैं लोग तो उसे ऑफ रोड बोलते हैं। करेक्ट। मैं उसको ऑफ रोड क्या कहूँगा, वो तो मेरा जॉब का पार्ट है कि जब मुझे रूरल में जाना है तो कई बार बहुत अच्छी रोड्स भी हैं, तो कई बार नहीं भी है। लेकिन ओवरऑल कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। अभी 24 चलने के बाद थोड़ा सा टायर साउंड जरूर बढ़ी है, वो तो क्योंकि जो न्यू टायर्स और उसके साथ थोड़ा डिफरेंस आता है। करेक्ट करेक्ट। या कभी बहुत ज़्यादा नीचे से वॉश होने का टाइम ज़्यादा हो जाता तो तब थोड़ी बहुत साउंड लगती है, अदरवाइज गाड़ी में केबिन साउंड भी नहीं है। और ग्राउंड कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं उस चीज़ का। जैसे ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, आपको क्या पावर लैग कहीं फील होता है? ऑल्दो ये टर्बो इंजन है 3 सिलेंडर के अंदर। हालांकि क्या है कि महिंद्रा में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महिंद्रा में ये 3 सिलेंडर टर्बो इंजन आते हैं। हाँ। तो पावर लैग तो कहीं इनमें होता ही नहीं है। और इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है गाड़ी का, आप सब लोगों को मालूम ही है। इसका आई थिंक इसका 200 के आसपास। करेक्ट करेक्ट। टॉर्क है इसका। जो इससे नेक्स्ट इंजन आता है उसमें शायद 230 के आसपास 230 के आसपास। और इसका जो डीजल है वो तो 300 है, वो तो मतलब अलग ही है बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक जर्नल लेमन में लोग क्या कहते हैं कि सीसी मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज इक्वल टू टर्बो कैपेसिटी। मतलब अगर ये 1200 सीसी का इंजन है तो ये अपनी परफॉर्मेंस इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1800 सीसी के आसपास देगा। ये लोगों से मैंने सुना है। अब ये क्या कैलकुलेशन है, तो ओवरऑल कहीं कुछ भी नहीं है इसमें। तो मतलब अफर्ट तो है ही नहीं गाड़ी चलाने में। जिस नाम से ये जानी जाती थी उस समय, चीता। करेक्ट करेक्ट। तो वो तो हालांकि डीजल के लिए था, लेकिन जब इन्होंने पेट्रोल इंजन निकाला और साथ साथ 1200 सीसी तक इसको रोक के माइलेज की वजह से, और इसमें टर्बो डाला, लेकिन ऐसा कोई मतलब इसमें कोई कमी लगती नहीं है कहीं। एक चीज जरूर मैंने महसूस की, वो मैंने कंपनी में भी बात की थी। हाँ, ब्रेक लगाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कार को जब आप बहुत एनर्जेटिकली है, वो रुकना नहीं चाहती, आप उसे रोकना चाह रहे हो। ओके। मतलब उसे ऐसा लगता है कि भागती भागती सी जा रही है। मतलब कि वो ब्रेक लगा दिए, मतलब हल्का सा उसमें ना उस समय वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप ब्रेक लगा रहे हो, तो जो नॉन टर्बो कार्स होती है वो बहुत स्मूथ रुकती हैं। तो ये टर्बो होने की वजह से ना थोड़ा सा मतलब इस तरीके से एक वाइब्रेशन टाइप रहता है। वो मैंने उन्हें कंपनी में 2 बार चेक कराया, वो कहते हैं सर ये टर्बो इंजन की वजह से, क्योंकि टर्बो इंजन बहुत बाद तक भी एक पावर देता रहता है। टर्बो के साथ ये होता है, जो क्योंकि जो नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन्स हैं वो और तरीके से ट्यून्ड होते हैं, और जो टर्बो इंजन्स हैं, तो एक ये चीज़ मैंने महसूस की। क्योंकि वो शुरू में मुझे लगा कि शायद इसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, शायद टायर में प्रेशर बराबर नहीं है, क्योंकि टीपीएमएस इसके अंदर टीपीएमएस मिलता है ना शायद। टीपीएमएस इसके साथ है। अभी तो जो नई वाली कार आई है इसका, 3XO, उसमें तो इन्होंने सेफ्टी के मेजर्स और बढ़ाए। जैसे इसमें 2 एयरबैग्स थे, अभी नई में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए। टीपीएमएस वगैरह तो है। एक महिंद्रा का ये भी बहुत प्लस पॉइंट है कि जिन चीज़ों को लेके बाकी कंपनीज
मार्केटिंग करती हैं वो इनके बेसिक स्टैंडर्ड्स में रहती हैं। ये Correct, महिंद्रा के साथ बहुत प्लस है। नहीं ये तो हमने भी देखा है खैर कि महिंद्रा अपने बेस मॉडल में भी सेफ्टी के सारे फीचर्स बेसिकली देती है, जो टॉप एंड वेरिएंट्स में भी मिलते हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपको बेस में भी मिलते हैं। मतलब क्या है कि ABS ABD लोग इसके लिए मार्केटिंग करते हैं। करेक्ट। इनकी कोई गाड़ी ऐसी आती नहीं है जिसमें ABS ABD एयरबैग्स ना हो। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट तो है ही है, उसके बाद इसे दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करें। जो हमारी मदर कंपनीज हैं, जो मतलब इंडियन कंपनीज हैं, डेफिनेटली उन पे टैक्सेस कम होंगे। करेक्ट। भाई जो बाहर से इंपोर्ट्स हैं या जिनकी जो मल्टीनेशनल हैं उन पे गवर्नमेंट पॉलिसीज में डेफिनेटली वो कॉस्टली तो रहेंगी। करेक्ट। मतलब अगर आप एक सिनेरियो देखो तो ये हम लोगों को उसी प्राइस टैग में ज़्यादा चीज़ें तो ऑफर कर ही पाएंगे ना। तो हमको इनको प्रमोट करना भी चाहिए। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल प्रमोट क्या, हमें बस यही है कि इन पे ट्रस्ट करें, हम लोग ट्रस्ट करें। यस, लेकिन उसमें कंपनी, मैंने बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे जिसमें लोगों का ट्रस्ट इस वजह से टूटा है कि उन्होंने टाटा या महिंद्रा की गाड़ी ली है और फिर गाड़ी में कोई फॉल्ट या कोई दिक्कत आती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मैन्युफैक्चरिंग एंड पे ना करके वो आई थिंक डीलर एंड्स पे गलतियां होती हैं सारी की सारी। जैसे टाटा के साथ और मैंने महिंद्रा के साथ भी ये केसेस देखे हैं कि महिंद्रा ने कि गाड़ी आपने दे दी, घर चली गई, उसके बाद आपको पेंट का इशू दिखा कहीं ना कहीं, या कहीं से लगी हुई है गाड़ी, कहीं से ठीक की हुई है। तो ये मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड्स पे गलतियां नहीं होती होंगी। डीलर, एक बार गाड़ी आ गई डीलर के पास, डीलर को तो निकालनी है गाड़ी, अब वो कैसे भी निकाले, वो होता ही है नुकसान, क्योंकि डीलर का है। अगर एक बार लग गई गाड़ी तो डीलर को तो निकालनी है। ये ट्रांसपोर्ट के इश्यूज होते हैं। करेक्ट। और जैसे अब मैं बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ शिवा महिंद्रा से पिछले कब से 2017 से जुड़ा हुआ, जब से आपने लास्ट कार रखी है। हालांकि ये कार मैंने दूसरे डीलर से ली थी, उस समय शिवा पे थी नहीं थी। करेक्ट। तो पिछले दिनों इसमें बाय डिफॉल्ट एक इशू था, मतलब वो इसका जो नीचे क्या बोलते हैं, वो साइलेंसर से ऊपर का एक पार्ट होता है, वो क्या था, बेसिकली चेक लाइट आई थी गाड़ी। चेक लाइट आई तो मैं सर्विस स्टेशन गया, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि उन्होंने इसका इंजन नंबर चेक किया, उन्होंने कहा हाँ सर ये हम लोगों पे इसका एक नोटिस आया हुआ है कि इन गाड़ियों को जो में भी है ये पार्ट रिप्लेस होगा, क्योंकि उस समय ये कोविड के जस्ट बाद की स्थिति थी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। उन्होंने चेंज कर दिया उसके बाद, तो इजी गोइंग तरीके से हो गया था। अभी जैसे बहुत प्लस पॉइंट मिलते हैं, जैसे इस मॉडल में जो है केबिन लाइट आगे नहीं आती, एक पीछे आती है। करेक्ट। अभी मैंने उनसे बोला मुझे केबिन लाइट इंस्टॉल करानी है, उन्होंने पार्ट मंगा दिया। तो पार्ट भी कैसे मंगाए, उन्होंने इसका चेसिस नंबर डाला, वो एग्जैक्टली दिखा रहा था कि ये वाला केबिन लाइट इसमें कंपेटेबल है, वो आ गई, मैंने इंस्टॉल करा ली। तो ओवरऑल अच्छा है, मतलब कहीं कोई ऐसा दिक्कत हेडेक नहीं होता कहीं। एक इसके सस्पेंशंस की बात करते हैं। सस्पेंशन तो इसके ऐसी भी भाई अभी का मैं बताता हूँ आपको, अगर कैमरा उधर होता तो जितना ये रोड साइड है ना, ये थोड़ा सा हाइट रहती है, जैसे ये साइड में डिवाइडर पे। अभी मैं परसों पार्क कर रहा था, मेरे बॉस भी मेरे साथ थे, तो वो गाड़ी लगा दी आराम से, हम लोग उतर गए। बाद में वो कहते हैं शरद तुम्हें पता है कि ये जो है तुमने गाड़ी कहाँ पे पार्क की, कितना ऊंचे? कह रहे यार इसके शॉकर में पता ही नहीं चलता है। कह रहे यार रियल एसयूवीज हैं, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो वो तो है, खैर ये मैंने भी क्योंकि बैठ के और चला के भी देखा है गाड़ी को, सस्पेंशंस तो मुझे भी लगते हैं कि काफी अच्छे हैं और काम हुआ है सस्पेंशंस पे, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं चलता छोटे मोटे गड्ढों का या इतने ऊपर नीचे का, पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। डेफिनेटली गाड़ी को मतलब इस तरीके से इन्होंने जो मैकेनिक्स है गाड़ी की या जो डिजाइन है वो इस तरीके से रखा है। दूसरा क्या ना, क्रॉसओवर भी है ना, ये एसयूवी प्लस क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर का वर्ड का मतलब यही है कि एसयूवी में थोड़ा सा बॉडी रोल होता है, लेकिन जब क्रॉसओवर कार रहती है तो उसमें काफी कुछ सिडान वाला कंफर्ट अंदर मिलता है। तो वो चीज मुझे इस गाड़ी में मिलती है। ये इसका मुझे प्लस लगता है। हो सकता है बाकी सब में भी हो, लेकिन इसमें तो 100% है वो, तो क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अभी करंटली आपको इसका माइलेज कितना मिल रहा है सिटी और जो अगर हम बात करें कि हाईवे पे, दोनों का अलग अलग बताइएगा। अच्छा देखिए, मेरा एक कंसेप्ट है कि मैं हमेशा टैंक टू टैंक चलता हूँ। मतलब जैसे कल ही मैंने इसका टैंक फुल कराया। कितने लीटर का टैंक है इसका 42 लीटर्स का टैंक है। ओके। और ऑलमोस्ट जो है ये मुझे मतलब 36-37 के आसपास आके जो है इसका रिजर्व लगता है, और लगभग उस समय तक गाड़ी मेरी 520 से 600 तक के बीच में वेरी करती है किलोमीटर से एक टैंक पे। तो अगर आप माइलेज निकालें तो लगभग जो है मुझे विंटर्स में तो मैंने 16 प्लस भी लिया है। ओके।
और अभी जो है जब नॉर्मल समर होती है तो उस समय 15-15.5 मिलता है। प्लस जो है जैसे अगर अब सिटी ज़्यादा है तो 14 से नीचे नहीं जाता, 14 to 16 के बीच में वेरी करता है। अच्छा, एक ये ड्राइवर के चलाने के पैटर्न पे भी डिपेंड करता होगा, डिपेंड है। क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा तो 10 से ऊपर आता ही नहीं। कारण है ना, ये टर्बो है कार। आप एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा करेंगे, वो तो इसमें तो पावर है। अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो डेफिनेटली फिर फ्यूल कंज्यूम करेगा। करेक्ट। जैसे अभी इसमें मुझे लगता है एक मैक्स एसी का भी ऑप्शन है इसमें। हाँ। तो अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप तुरंत गाड़ी ऑन करते ही मैक्स एसी ऑन करेंगे तो वो कहाँ से पावर लेगा? पावर वहीं से लेगा, फ्यूल से लेगा। करेक्ट। अब आप उसे माइलेज में काउंट करने लगे तो वो तो नहीं हो सकता ना। करेक्ट करेक्ट। अभी जैसे ये पिछले दिनों एक ट्रिप इससे उधर लखनऊ कानपुर की लगी है, तो उस समय भी इसने 17.5 से के आसपास दिया है। जब बहुत लॉन्ग होता है क्या ना, किलोमीटर और नीचे आवर्स आते हैं। हाँ। ये बहुत मैटर करता है। मान लिया अब आपने 450 किलोमीटर, वो दिखा रहा है कि 12 घंटे में आपने रन किया, तो डेफिनेटली माइलेज घटेगा। अब आप यूनिफॉर्म चल रहे हो, आपने 450 किलोमीटर चले और आप 6 घंटे या 7 घंटे में उसे कवर कर लिया। इस गाड़ी के अंदर ऐसे आता है मतलब कि ओके, इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, क्योंकि और गाड़ियों में मैंने ये देखा है कि ऊपर एवरेज आता है बेसिकली और नीचे किलोमीटर्स आते हैं। ये क्या है, इनका जो ट्रिप्स हैं, ट्रिप ए ऊपर आएगा उसमें इतने किलोमीटर, उसके नीचे आएगा कितने आवर में आप चले। ओके, है ना। माइलेज का एक अलग सेक्शन है, जब उसे ट्रिप करोगे, ट्रिप भी आपने इतने किलोमीटर इतने आवर्स में चले। ठीक ठीक ठीक। तो डेफिनेटली वो आवर्स से आप काउंट कर सकते हो ना। जैसे अब आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो, आपको यहाँ से लखनऊ निकलना है। अब लखनऊ यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर, आप मैक्सिमम 2 हॉल्ट लोगे। है ना, 2 हॉल्ट लोगे या 3 हॉल्ट लोगे, तो आप 500 किलोमीटर लगभग 8 घंटे में कवर करोगे, है ना, हॉल्ट के साथ। या अगर आप वन डाउन तो खैर नहीं जा पाओगे इतना लंबा, तो एटलीस्ट आप इसको मान लीजिए 6 आवर 7 आवर मान लीजिए, तो डेफिनेटली माइलेज बढ़ेगा। अब अगर आप एक ऐसी ट्रिप पे जा रहे हो जहाँ आप आधे घंटे में, अब मार्केट में सब्जी परचेस करने जा रहे हो आप और हर शॉप से दूसरी शॉप पे रुक रहे हो, तो डेफिनेटली माइलेज तो डाउन होगा, और वो माइलेज काउंट करने का कोई सेंस भी नहीं होता। करेक्ट। वैसे मैं इसको यूजुअली सिटी में कम ही प्रेफर करता हूँ, दूसरी गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि आजकल पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी भी है, तो इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। स्टेबिलिटी पे एक बार बात कर लेते हैं हम लोग इसकी, कि स्टेबिलिटी कैसी है इसकी। मतलब लाइक अगर आप जब काफ़ी लंबी गाड़ी चलती है और बहुत स्पीड में चलती है, तब स्टेबिलिटी बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है बेसिकली। वो तो मैंने बोला ना कि एसयूवी और क्रॉसओवर है, तो वो सेगमेंट इस तरीके का है कि स्टेबिलिटी परफेक्ट है। हाँ, अगर इस सेगमेंट की बाकी कार से आप कंपेयर करें, तो मुझे लगता है जो एक सेगमेंट ऊपर इससे कार है, हाँ, वो वाली स्टेबिलिटी इसमें मिलती है। ओके। इसमें मिलती है, क्योंकि क्या है, जैसे डोर को इन्होंने बहुत ही हैवी बनाया है। हाँ, है ना। साइड रेल्स को काफी, मतलब सीट से साइड रेल्स बहुत दूर है। हाँ, मतलब इन चीजों को लोग काउंट नहीं करते, लेकिन ये चीजें देखने की होती है। तो क्या है, ऑब्वियसली आप बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए ना, कि सड़क से बहुत अंदर बैठे है ना, करेक्ट। तो ऑब्वियसली आपको वो अच्छा मिलेंगे। अब अगर डोर बहुत स्लिम है, या जो नीचे का जो रेल होता है उसके बहुत नैरो है, तो डेफिनेटली फिर आपको वो स्टेबिलिटी उतना महसूस नहीं होगी गाड़ी में। करेक्ट। तो ये सब चीजों का इफेक्ट तो है। जैसे इन्होंने जो इसकी पैकिंग की है अंदर, पैकिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे, कि जो कुशनिंग कहते हैं ना, कुशनिंग डोर्स के अंदर ना, कुशनिंग, जिससे कि नॉइस कैंसिलेशन होता है, वो बहुत परफेक्ट है। जैसे हुआ क्या कि मैं जब शुरू में गाड़ी आई तो मेरा मूड हुआ कि ये, क्योंकि W4 मॉडल था, तो मैंने कुछ काम कराया था, तो मुझे ये लगा कि चलो डैम्पिंग शीट भी लगवाते हैं। वो समय इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता बेस था, मॉडल में नहीं आता था। हाँ, वो उसके बाद इन्होंने देना शुरू कर दिया। आप तो मैंने जब म्यूजिक सिस्टम के लिए डोर्स ओपन करवाए थे, इंस्टॉल हो रहा था, तो मेरे मन में आया कि चलो इसमें डैम्पिंग शीट भी लगवा दो। लेकिन मैंने देखा कि इन्होंने अंदर ना पॉलीथिन की पिलोज लगाए हुए अंदर, डोर्स के अंदर, ताकि नॉइस कैंसिलेशन हो। प्लस जो बाहर की जो आउटर लेयर है, जो डोर्स की आउटर लेयर है, जो शीट है मेटल की, उसके पीछे एक शीट और इन्होंने स्टिक की हुई है, हैवी बनाने के लिए। वो अब चूंकि जो लोग पहले से कार चला रहे हैं, वो सब इस चीज को समझ सकते हैं कि ये सब चीजें कितनी मैटर करती हैं। अब बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो क्या करेंगे, सिंगल शीट देंगे, उनमें नहीं होगा, या जो लो सेगमेंट की कार है उनमें नहीं देंगे। दोनों चीजें, कॉस्ट कटिंग का वो सब नहीं है इसमें। ये चीज बहुत अच्छा है इसका, कि मतलब कुशनिंग प्लस पैकेजिंग और इसके साथ साथ मेटल्स का जो क्वालिटी है, वो सब अच्छा है। अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं इसकी अभी तक? 3 हो गई। तीनों सर्विस हो चुकी है।
आप मेरे को पहली तो इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, दूसरी 10,000 किलोमीटर पे हुई, हाँ। तीसरी अभी 20,000 पे हुई है। तो मेरे को ये बताओ कि अलग अलग तीनों सर्विसेज में कितनी कितनी कॉस्टिंग आई आपकी, और पहले में तो यूजर एक्सपीरियंस? मेरे पास पड़ा भी होगा इसका, मुझे देख लूंगा, लेकिन मुझे लगता है पहली में तो वही 1,000 रुपीज के आसपास भी होता नहीं, पहली में तो शायद इतना भी नहीं होता। हाँ हाँ, वो क्या है, थोड़ा बहुत ही वो लोगों का होता है। 10-20 रुपए लगे होंगे हाँ, आई क्या थिंक। होता है वो हाँ, इंस्पेक्शन होता है ना, क्योंकि उसमें तो दोनों ही सर्विस जो है 4 to 5,000 के बीच में, या पता नहीं, एक पहली वाली 3,000 की थी। ये क्या करते हैं बेसिकली, इन्होंने इस तरीके से शेड्यूल किया हुआ है कि कुछ पार्ट्स अपना अल्टरनेट सर्विस पे चेंज करते हैं। तो उससे इन्होंने क्या किया हुआ कि वो सर्विस जो है अंदर 4,000 5,000 के अंदर ही रह जाती है, इससे ऊपर तो नहीं जाती है। मेरे पास शेवरले थी, अब नहीं थी, वो थी कब, 2011 के आसपास। उसकी कोई सर्विस, जबकि स्पार्क थी, हम्म, फिर बीट भी रही, आपको तो पता है, उनकी कोई भी सर्विस 9,000 10,000 से नीचे नहीं जाती थी। करेक्ट। तो उस हिसाब से तो बहुत बहुत सही है ये बहुत तो। सही है इनकी सर्विस, और बड़ी गाड़ी है। और सर्विस सेंटर्स पे आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा है, बढ़िया है वहाँ, चूंकि दोनों ही बातें, एक तो इन लोगों ने काफी इम्प्रूव भी किया है। हाँ हाँ, जैसे क्या है कि पहले भी महिंद्रा का अच्छा था, लेकिन होता क्या है ना, जब ये कुछ अपने में चेंज करते हैं, जैसे इन्होंने चेंज किया लोबो के साथ, हाँ, लोबो के साथ इसको फिर ब्लैक अपना वो ले आए, हम्म, तो साथ साथ जब इन्होंने अपना थीम चेंज किया, हम्म, तो कंपनी केवल थीम ही चेंज नहीं करती, उसके साथ बहुत सारे और चीजें भी चेंज चेंज करती है। करती है। तो वो चीज जब से हुई है और अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। हम्म, पहले थोड़ा सा इस तरीके का लगता था कि हाँ भाई, एक इंडियन कंपनी के हम सर्विस सेंटर जा रहे हैं, लेकिन विद द टाइम, अभी पिछले 5-7 साल से जब से इन्होंने लोगो और बाकी, तो अब तो वो इंटीरियर्स और वो सब भी बहुत अच्छे हैं। और होता क्या है, वो तो सब हम लोगों के लिए यूज करने के लिए, करेक्ट करेक्ट भाई सर्विस तो अंदर जाके होनी है, करेक्ट। तो वो तो पहले से भी अच्छा था, अब भी अच्छा है, ओवरऑल सब ठीक है। और फिर कुछ कमी लगती है, जैसे वॉशिंग वगैरह में अगर कभी कोई कमी लगी, हाँ हाँ, बोल दो तो वो साथ के साथ उसको हो जाता है, रिजॉल्व मतलब कर हाँ देते हैं। रिजॉल्व कर देते हैं, वो कहीं कोई इशू नहीं। इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं आपके जहन में, जो 1 साल के अंदर एक दो अगर कोई नेगेटिव्स आए हैं दिमाग में कि इस गाड़ी के अंदर मुझे ये अगर और अच्छी हो जाती तो और बढ़िया हो जाता? ये मुझे इस कार में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला, मुझे कहीं मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं गाड़ी चला के कि कहीं कोई कमी है, क्योंकि क्या था कि अब मॉडल वाइज जो कमियां थी वो मैंने इंस्टॉल करा वो तो देते। एसेसरीज को हाँ कमियां नहीं कह सकते, हाँ, वो तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि बजट के ऊपर, यस अगर ऑब्वियसली। आप हायर एंड लेने जा रहे हो हाँ, तो आपको सारी चीजें सारी मिलेंगी। मिलेंगी। जैसे अब इन्होंने क्या किया है, आज भी इसकी कॉस्ट इसी के बराबर रखी है, 3 हम्म, मैं अभी देख रहा था, बल्कि हो सकता है उससे और 50,000 कम ही कम है। रखे। करेक्ट तो गाड़ी दे रहे हैं, 6 एयर बैग्स दे रहे हैं, और लेकिन उसको अडास के साथ ले जाके हायर एंड तक भी दे रहे हैं। करेक्ट। तो अब जितना जिसका बजट है, जिसको जितना लगता है कि अडास लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, ओवरऑल रोड पे तो इस गाड़ी का कहीं कोई मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या कहीं कुछ इशू है, कुछ नहीं है, गाड़ी परफेक्ट। बाकी आज की वीडियो करते हैं सम अप। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और आई थिंक आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्प और मदद मिलेगी ये आपको रिव्यू देख के। बाकी आज की वीडियो करते हैं एंड। अगर इसी तरीके की और वीडियोस मेरे चैनल पे आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद। नमस्कार।